हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टी विद द लर्निंग। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई नीट सीबीएसई बोर्ड वगैरह का तैयारी कर रहे हैं वो सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इवन वो लोग भी जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और कोई एग्ज़ाम का तैयारी नहीं कर रहे और फिर भी फिजिक्स में इंटरेस्ट है, वो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें हम लोग जितना भी सिलेबस है फिजिक्स का, आगे मैथ्स का भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसी चैनल पे। तो ये सारा हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस पेपर भी हम लोग कर रहे हैं। तो देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने काइनेमेटिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था। हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग किसी सिस्टम को स्टडी करना चालू करते हैं, कैसे उसका हम लोग फिजिकल स्टेट को डिफाइन करते हैं और फिर उसको डिटरमाइन करते हैं और फिर मतलब डिटरमाइन टी को 0 पे करते हैं और फिर कैसे हम लोग बाद में डायनेमिक्स पढ़ते हैं। डायनेमिक्स तो अभी बाद में पढ़ना है हम लोग को। काइनेमैटिक्स में हम लोग बेसिकली बात करेंगे बॉडी का फिजिकल स्टेट का डिटर्मिनेशन के बारे में। देखो, सिस्टम ऑफ हम लोग बेसिकली क्लासिकल सिस्टम पढ़ रहे हैं। क्लासिकल सिस्टम में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैविंग लार्ज इनर्शिया है, इस पर काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो इसमें जो फिजिकल स्टेट हम लोग डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन द फिजिकल स्टेट बाई रेस्पेक्टिव पोजिशन एंड वेलोसिटीज ऑफ ऑल द पार्टिकल फॉर्मिंग अ सिस्टम। देखो फिर से लिख देता है, लास्ट क्लास में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए थे। देखिए, फिजिकल स्टेट ऑफ बी आई इंटू बेसिकली क्लासिकल सिस्टम। क्लासिकल सिस्टम क्या होता है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये सब लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, रिकैप कर रहे हैं बस। हैविंग लार्ज इनर्शिया। लार्ज इनर्शिया मतलब लार्ज मासेस। इनर्शिया इतना हाई होना चाहिए कि उसको ऑब्जर्व करें तो वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनर्शिया इतना हाई होना चाहिए कि इसको अगर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो इसका पोजीशन वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस सिस्टम का जो फिजिकल स्टेट है, वी डिफाइन द फिजिकल स्टेट। हाउ वी डिफाइन फिजिकल स्टेट? रेस्पेक्टिव पोजीशन and velocity, position and velocities of all particle forming a system। ठीक है। तो आज हम लोग इस पोजीशन के बारे में बात करेंगे। विल टॉक अबाउट पोजीशन। इस लेक्चर में हम लोग पोजीशन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। तो किसी बॉडी का अगर पोजीशन डिफाइन करना है, जैसे हम बोले कि वेयर इज दिस पेन, वेयर इज दिस पेन, ये पेन कहाँ है। तो आप हमसे क्वेश्चन पूछोगे कि भाई ये पेन किसके रेस्पेक्ट, ऐसे बताना मुश्किल है ना, हम क्या बोलेंगे? वेयर इज दिस पेन, तो हम बोलेंगे दिस पेन इज at a distance of 10 मीटर from that wall, ऐसे बोलोगे ना जी। मतलब ये पेन कहाँ है, तो आप बोलोगे कि इस वॉल से ये पेन जो है 10 मीटर का दूरी पे है और इस फ्लोर से पेन जो है वो 1 मीटर का दूरी पे है। ऐसे डिफाइन करोगे, क्योंकि अगर सिर्फ बोलोगे वॉल से पेन 10 मीटर का दूरी पे है तो 10 मीटर, वॉल तो तुम्हारा इधर है, ठीक है, मेरे राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में भी है ऑफकोर्स। तो हम कह रहे हैं कि हम इसको रेफरेंस मान लेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी चीज़ का पोजीशन बताओगे तो आपको एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, आपको एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। जैसे हम कहें वेयर इज इंडिया गेट, तो हम कहें इंडिया गेट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स फ्रॉम माई प्लेस। नहीं, जब आप किसी से पूछते हो कि इंडिया गेट कितना दूर है, तो एक बाई डिफॉल्ट हम लोग मान के चलते हैं जहां हम लोग बैठे हैं वहां से दूरी पूछ रहा है। तो हम कहेंगे, हम जैसे हमारा घर जो है हडसन लाइन में है, किंग्सवे कैंप जगह है दिल्ली के अंदर, तो हम कहेंगे इंडिया गेट इज 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम द किंग्सवे कैंप। तो जब भी हम लोग किसी चीज का पोजीशन डिफाइन करते हैं तो हमेशा ही एक रेफरेंस लेना पड़ता है, जहां उस रेफरेंस को हम कहेंगे दैट इज एक्स इक्वल टू 0 और वहां से दूरी हम लोग लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपको? हमेशा पोजीशन जब भी आप डिफाइन करेंगे किसी बॉडी का तो आपको रेफरेंसेस लेना पड़ेगा, आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा। बिना रेफरेंस का पोजीशन का कोई मतलब नहीं बनता है ना। पोजीशन मतलब क्या होता है? लोकेशन ऑफ पार्टिकल इन स्पेस।
पोजीशन का मतलब है कि बॉडी स्पेस में कहाँ लोकेटेड है, कहाँ लोकेटेड है। पोजीशन का मतलब है कि ये बॉडी स्पेस में किस जगह पे लोकेटेड है, कहाँ पे लाई कर रहा है। तो उसका पोजीशन, जब भी आप पोजीशन डिफाइन करेंगे तो यू हैव टू टेक ए रेफरेंस, इसको रेफरेंस फ्रेम भी बोलते हैं। आपको रेफरेंस फ्रेम लेना पड़ेगा, उसके रेस्पेक्ट में आप किसी बॉडी का पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। अब वो रेफरेंस कितना होगा, 1 होगा 2 होगा, वो डिपेंड करता है जो बॉडी का मोशन है वो कितने डायमेंशन में है। अगर बॉडी मान लो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो एक ही रेफरेंस एनफ होगा। आप कहेंगे इसको हम ऑरिजिन ले लेंगे और इसके रिस्पेक्ट में हम दूरी मेजर करेंगे और पोजीशन हम बता देंगे। लेकिन बॉडी मान लो कि एक बॉडी है वो इस डायरेक्शन ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, मतलब 2 डायमेंशनल स्पेस में मूव कर रहा है, फिर आपको 2 रेफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको 2 रेफरेंस लेना पड़ेगा, एक लेना पड़ेगा x और एक लेना पड़ेगा y। और किसी भी पॉइंट पे जो पोजीशन है उसको 2 रेफरेंस, मतलब ये रेफरेंस हो गया, ये इसको हम लोग 2 कोऑर्डिनेट के टर्म से डिफाइन करेंगे कि ये भाई हमारा दूरी हो गया y एक्सिस से और ये दूरी हो गया हमारा x एक्सिस से, ठीक है। तो जो y एक्सिस से दूरी है उसको हम लोग बोलते हैं x और x एक्सिस से दूरी है उसको बोलेंगे हम लोग y। तो जो x एक्सिस हो गया वो किसका रेफरेंस हो गया, y का रेफरेंस हो गया, क्योंकि x एक्सिस पे y तुम्हारा 0 है। तो जो y कोऑर्डिनेट का रेफरेंस है वो x एक्सिस हो गया और y एक्सिस जो हो गया वो x कोऑर्डिनेट का रेफरेंस हो गया। तो पोजीशन, अगर बॉडी मान लो 2 डायमेंशनल स्पेस में मूव कर रहा है तो उस बॉडी का पोजीशन जो है उसको डिफाइन करने के लिए हमें 2 रेफरेंस लाइन लेना पड़ेगा, 2 रेफरेंस लाइन लेना पड़ेगा। ये लाइन 90 डिग्री पे हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसे लेने से थोड़ा कन्वीनियंट रहता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये लाइन 90 डिग्री पे हो, कोई चाहे तो ऐसे भी रेफरेंस ले सकता था, ठीक है। ये ऑब्लिक कोऑर्डिनेट होता है, लेकिन मैथमेटिकली ये कन्वीनियंट होता है, इसलिए वी गो फॉर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें हम लोग परपेंडिकुलर एक्सेस लेते हैं, एक्सेस नीड नॉट बी परपेंडिकुलर, इट नीड नॉट बी परपेंडिकुलर, लेकिन ऐसे लेने से कन्वीनियंट रहता है, ऐसे लेने से कन्वीनियंट रहता है, इसलिए वी गो फॉर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो भगवान हम लोग को नहीं बोलता है कि तुम किस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम लोगे, मतलब जो नेचर है वो बिल्कुल साइलेंट है कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिगार्डिंग। कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना हमारा डिस्क्रेशन है कि हम ऑर्थोगोनल ले या ऑब्लिक ले। हम कोई भी अगर 2 डायमेंशनल स्पेस की बात करें तो कोई भी 2 डायरेक्शन जो कि पैरेलल नहीं हो या एंटी पैरेलल नहीं हो, कोई भी 2 डिफरेंट डायरेक्शन को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ले सकते हैं इन जनरल, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चूंकि हमारे पास चॉइस है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम तो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना जो है हम लोग का डिस्क्रेशन होता है। कोई भी लॉ ऑफ नेचर, जितने भी आप फार्मूला फिजिक्स में पढ़ोगे, चाहे वो न्यूटन सेकेंड लॉ हो या मैक्सवेल इक्वेशन हो, जैसे आप आगे इलेक्ट्रिसिटी मैथमेटिक्स में गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे, एम्पियर्स लॉ पढ़ोगे, फैराडे लॉ पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो लॉ है कहीं भी किसी कोऑर्डिनेट्स को रेफर नहीं कर रहा है। मतलब भगवान जो है, नेचर जो है, बिल्कुल कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेके साइलेंट है। अगर कोई ऐसा प्रेफरेंस नेचर का होता तो किसी न किसी लॉ में उसको रेफर कर देता, लेकिन ऐसा हम लोग को नहीं मिलता है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करना, या इसको फिजिक्स में रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं, रेफरेंस फ्रेम चूज करना, ये रेफरेंस एक्सिस ही तो है। ये एक्स एक्सिस क्या है, वाई कोऑर्डिनेट का रेफरेंस है, वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट का रेफरेंस है। तो इस पूरे को हम लोग रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं, रेफरेंस फ्रेम। तो रेफरेंस फ्रेम का जो चॉइस है वो नेचर हम लोग को फ्री छोड़ दिया है कि तुम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप रेफरेंस फ्रेम ले सकते हो। तो हम लोग ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम प्रीफर करते हैं क्योंकि मैथमेटिकली इसमें जो एक्सप्रेशंस आते हैं सिंपलर आते हैं, ठीक है। तो अगर बॉडी 2 डायमेंशनल स्पेस में मूव कर रहा है तो उसका पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग को 2 रेफरेंस लाइन की जरूरत पड़ेगा, और दोनों रेफरेंस लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे करके बोलते हैं। अगर यही मान लो बॉडी 3 डायमेंशनल स्पेस में मूव करेगा तो उस केस में हम लोग को जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना पड़ेगा वो 3 डायमेंशनल लेना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में आपको जो पोजीशन है उसको 3 कोऑर्डिनेट से एक्सप्रेस करना पड़ेगा। बॉडी मतलब ऐसे ऐसे जा रहा है 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो उस केस में आपको 3 रेफरेंस लाइन लेना पड़ेगा। और यहाँ पे रेफरेंस लाइन रेफरेंस नहीं है, बल्कि जो 2 रेफरेंस लाइन एक प्लेन बना रहा है जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं,
वो रेफरेंस हो जाता है। जैसे यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट जो है हम लोग लेते हैं एक्स वाई प्लेन से क्या डिस्टेंस है। जेड कोऑर्डिनेट इज बेसिकली डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन से जो डिस्टेंस है पार्टिकल का, इसको ऐसे गिरा दो, ये एक्स वाई प्लेन हो गया, ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया। तो एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस जो है उसको हम लोग बोलते हैं जेड कोऑर्डिनेट। वाई एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस है। जो वाई जेड प्लेन है उससे डिस्टेंस जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस है। तो यहाँ द कोऑर्डिनेट प्लेन जो है ना, द कोऑर्डिनेट प्लेन फॉर्म्ड बाय द टू एक्सिस एक्ट एज ए रेफरेंस ऑफ दीज कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, पता नहीं कितना समझ पा रहे होंगे, लेकिन चलो अभी फिलहाल के लिए अगर टू डायमेंशनल स्पेस समझ पा रहे हो तो बढ़िया है। आगे थोड़ा सा और मैथमेटिक्स पढ़ोगे, दिमाग ग्रो करेगा तो ये सब भी समझ में आएगा। तो यहाँ थ्री डायमेंशनल स्पेस में जो रेफरेंस है वो एक्सिस ना होकर कोऑर्डिनेट प्लेन होता है। जो एक्स वाई प्लेन, एक्स और वाई एक्सिस मिला के जो एक प्लेन बना रहा है, द प्लेन कंटेनिंग एक्स वाई, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। ठीक है, द प्लेन कंटेनिंग एक्स एंड जेड एक्सिस इज कॉल्ड एक्स जेड प्लेन एंड द प्लेन कंटेनिंग वाई एंड जेड एक्सिस इज कॉल्ड वाई जेड प्लेन। तो ये जो एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन है, ये बेसिकली रेफरेंसेस हैं इन कोऑर्डिनेट्स का। ठीक है, सो एक्स इज बेसिकली डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम वाई जेड प्लेन, y is distance of this particle from xz plane and z is distance of this particle from the xy plane। ठीक है, तो यहां पे हम लोग पोजीशन को डिफाइन करने के लिए तीन नंबर्स का जरूरत पड़ता है, तीन कोऑर्डिनेट्स का जरूरत पड़ता है। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट्स आप असाइन करते समय आपको ये रेफरेंस एक्सिस लेना पड़ेगा, रेफरेंस प्लेन बेसिकली यहां लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग पोजीशन, लोकेशन का बात करते हैं, तो लोकेशन का बात करेंगे तो हम लोग को हमेशा ही पहले रेफरेंस चूज करना पड़ेगा। बिना रेफरेंस का पोजीशन का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि अलग अलग रेफरेंस फ्रेम लेंगे तो वही बॉडी का पोजीशन अलग अलग हो जाएगा। तो पोजीशन हमेशा ही किसी बॉडी के रेफरेंस के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे कोई मान लो कि ले लिया ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मान लो एक्स और वाई, तो अब जो है तुम्हारा पोजीशन, इस जो पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, ये जो पिंकिश टाइप का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है, इसके रेस्पेक्ट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अलग हो जाएगा। अब तुम्हारा देखो जो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो ये हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से हो जाएगा। तो हमेशा ही ये जो पोजीशन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वी ऑलवेज रिप्रेजेंट विथ रेफरेंस टू सम कोऑर्डिनेट्स, विथ रेफरेंस टू सम कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसको हम लोग रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। तो जब भी पोजीशन डिफाइन करना है तो यू हैव टू टेक ए रेफरेंस, यू हैव टू टेक ए रेफरेंस एक्सिस। अगर सिंगल डायमेंशन में है, वन डायमेंशन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो आप एक पॉइंट को रेफरेंस ले सकते हैं जिसको ऑरिजिन बोलते हैं। अगर टू डायमेंशनल स्पेस में मूव कर रहा है तो दो रेफरेंस लाइन लेना पड़ेगा, जिसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोलते हैं। अगर थ्री डायमेंशनल स्पेस में है तो आपको तीन एक्सिस लेना पड़ेगा, जहां पे कोऑर्डिनेट प्लेन्स जो है वो रेफरेंस की तरह बिहेव करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे पोजीशन जो है बिना रेफरेंस फ्रेम को इंडिकेट किए हुए वो पोजीशन का कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि यही अगर पेन की बात करें तो अगर रेफरेंस फ्रेम ये वाल लेते हैं तो हो सकता है यहाँ से ये 2 मीटर का दूरी पे हो, अगर यही रेफरेंस इस वाल को ले लेंगे तो यहाँ से दूरी 3 मीटर हो सकता है। ठीक है, तो आप रेफरेंस चेंज कर दोगे तो पोजीशन इसका बदल जाएगा, लेकिन एक्चुअल लोकेशन वही है, लेकिन रेफरेंस आप चेंज कर देंगे तो मैथमेटिकली जो पोजीशन का वैल्यू है वो चेंज कर जाएगा। तो हमेशा ही रेफरेंस हम लोग लेते हैं और फिर हम लोग पोजीशन की बात करते हैं। पोजीशन डिफाइन करते समय आपको रेफरेंस लेना जरूरी है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि आप अगर बोले, एक लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं कि भाई यहाँ से स्टेशन कितना दूर है, तो आप बोलते हैं कि जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो जहाँ आप खड़े हैं वो आपका रेफरेंस हो गया उस पोजीशन को मेजरमेंट का, और वहाँ से 2 किलोमीटर बोलते हैं, इससे यहाँ से 2 किलोमीटर आगे सीधे मिलेगा आपको। ठीक है, तो रेफरेंस जरूरी है। जब भी आप पोजीशन का बात करेंगे तो यू हैव टू टॉक इन टर्म्स ऑफ सर्टेन रेफरेंस। ठीक है, होपफुली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में डालिएगा। ठीक है, विल रिप्लाई इट। सपोज को बॉडी 2 डायमेंशनल, यूजुअली आपको जब मैकेनिक्स पढ़ना है तो मोस्टली 2 डायमेंशनल स्पेस में ही आपको डील करना है, 3 डायमेंशन नहीं पढ़ना आपको ज़्यादा। ठीक है, उतना न्यूमेरिकल्स के 3 डायमेंशन में नहीं आ रहा है आपका। ग्रेजुएट का बच्चा लोग को न्यूमेरिकल 3 डायमेंशन में आता है।
तो मान लो ये पोजीशन है बॉडी का, ठीक है। अब इस पोजीशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं या तो कोऑर्डिनेट के टर्म से एक्सप्रेस कर दो, दिस इज योर वाई कोऑर्डिनेट, दिस इज योर एक्स कोऑर्डिनेट, या तो तुम कोऑर्डिनेट के टर्म से एक्सप्रेस कर दो एक्स और वाई, या आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, आप इस ऑरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ कर लो, ये भी एक तरीका है। हम लोग वेक्टर पढ़े ही हैं लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में। ये आर वेक्टर हो गया, ठीक है। हम लोग को पता है you have I cap is unit vector in x direction and j cap is unit vector in y direction. तो position of body at point P is given by R इक्वल्स टू एक्स आई कैप वाई जे कैप। कहने का मतलब ये है कि आई डायरेक्शन में ये जो दूरी है वो एक्स दूरी है और जे डायरेक्शन में जो दूरी है वाई है, ठीक है। मतलब आप आई डायरेक्शन में एक्स मूव करो और उसके बाद जे डायरेक्शन में वाई मूव करो, आप पार्टिकल तक पहुंच जाओगे। मतलब आप आई कैप के डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस मूव कर लो, ठीक है, और जहां एंड हो रहा है वहां से फिर जे कैप के डायरेक्शन में आप वाई डिस्टेंस मूव कर लो, आप पार्टिकल तक पहुंच जाओगे। या उल्टा भी कर सकते हो, आप वाई जे कैप के डायरेक्शन में वाई डिस्टेंस मूव कर लो, आप फिर आई कैप के डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस मूव कर लो, आप वहां तक पहुंच जाओगे, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो पोजीशन इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक। अब फिजिक्स में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वी आर इनटू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बेसिकली, और यूजुअली जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो इंटरैक्टिव होते हैं। मतलब गॉड डज नॉट मेक ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल विच इज नॉन इंटरैक्टिव। कभी भी भगवान जो है ऐसा सिस्टम ऑफ पार्टिकल नहीं बनाता है जो नॉन इंटरैक्टिव हो। जैसे देखो सोलर सिस्टम देखो, यू हैव 1 स्टार एंड 9 प्लैनेट्स, एक सन है और 9 प्लैनेट्स है, आपस में हमेशा इंटरैक्ट करते रहता है, हमेशा इंटरैक्ट करते रहता है। हम ही लोग देखो, अगर कोई कहे कि अपना कान नाक कान और मुंह बंद करके रखो, है ना, आँख भी बंद कर लो, तो आप 5 मिनट में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लोग हमेशा इंटरैक्टिव हैं, हमेशा आसपास के लोगों से इंटरैक्ट करते रहते हैं। दैट इज आवर नेचर। ये हमें मतलब इनहेरिट किया हम लोग, ये जो है नेचर इस तरह का सिस्टम ही बनाता है। कभी भी नेचर ना नॉन इंटरैक्टिव टाइप का सिस्टम नहीं बनाता है। इवन गैसियस सिस्टम ही देखोगे, गैसेस सिस्टम में जो गैसेस मॉलिक्यूल है वो बड़ा चंचल होता है, लेकिन फिर भी वो आपस में इंटरैक्शन करता है। हालांकि उनका इंटरैक्शन थोड़ा वीक होता है कंपेयर टू देयर काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी के कंपैरिजन में जो इंटरैक्शन थोड़ा पुअर है, लेकिन फिर भी इंटरैक्शन है। आइडियल गैस अप्रॉक्सीमेशन वो ले लेते हैं कि इंटरैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबली स्मॉल, बट नेग्लिजिबली स्मॉल बोलते हैं वो, ये नहीं बोलते हैं द इंटरैक्शन, देयर इज नो इंटरैक्शन अमंग आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब गैसेस मॉलिक्यूल्स, ऐसा नहीं बोलते। नेग्लिजिबल है, कम है, बट है कभी, क्योंकि भगवान कभी भी नॉन इंटरैक्टिव सिस्टम बनाता ही नहीं है। तो चूंकि सिस्टम इंटरैक्टिव होते हैं, ठीक है, तो इंटरैक्शन कैसे होगा? इंटरैक्शन विल बी थ्रू फोर्स। इंटरैक्शन मीन्स देयर विल बी सम एक्सचेंज ऑफ फोर्सेस। पार्टिकल आपस में एक दूसरे में फोर्स लगाएगा। जब फोर्स लगाएगा तो क्या होगा? इनके पोजीशंस बदलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे समय बीतेगा पार्टिकल का पोजीशन चेंज होगा, पार्टिकल का पोजीशन चेंज होगा। मान लो ये पोजीशन है एट T1, ठीक है। अब कुछ देर बाद पार्टिकल हो सकता है ऐसे मूव करे और ऐसे चला जाए, यहाँ T2 पे यहाँ पहुंच जाए। मान लो ये ith पोजीशन है, तो ये jth पोजीशन हो सकता है। पार्टिकल मान लो इस पाथ को फॉलो किया और वहां चला गया, ठीक, ऐसे चला गया। समझ में आ रहा है आपको? तो ये आपका पोजीशन हो गया। ये मान लो Ri बोल दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये आपका Rj हो जाएगा। ये xi yi ले लो और इसका कोऑर्डिनेट मान लो xj yj ले लो। तो आपका इनिशियल पोजीशन ये हो गया। इनिशियल पोजीशन इज, मान लो T1 इज इनिशियल पोजीशन, तो ये इनिशियल पोजीशन इज दिस, एंड पोजीशन एट T2 इज xj I cap yj j cap, ठीक है।
मतलब हम क्या किए कि पार्टिकल T1 टाइम पे यहाँ है और T2 टाइम पे यहाँ पहुंच गया, ठीक है, T2 टाइम पे यहाँ पहुंच गया। तो मतलब अब सर पार्टिकल क्यों अपना पोजीशन बदल रहा है? क्योंकि सिस्टम हमेशा इंटरैक्टिव होता है, एक दूसरे में फोर्स लगाएगा, उसका पोजीशन बदलेगा, कुछ वेलोसिटी डेवलप होगा तो पोजीशन चेंज होगा, ठीक है। तो जब पोजीशन बदला तो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि जब पोजीशन बदला तो पार्टिकल तो कोई एक रास्ता फॉलो करते हुए गया ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई यहाँ से अंतर्ध्यान हो गया और वहाँ जाके प्रकट हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। ये तो भगवान लोग ही कर सकते हैं, हम लोग तो कर नहीं सकते ना कि अंतर्ध्यान हो गया और सीधे जाके हिमालय पे प्रकट हो गया, ऐसा तो हो नहीं रहा है। पार्टिकल हमेशा कोई ना कोई पाथ लेगा, पार्टिकल कोई ना कोई पाथ लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब पाथ का बात करते हैं तो दो चीज निकल के आता है, दो टर्म निकल के आता है। एक टर्म निकल के आता है डिस्टेंस, when the particle moves from some initial position to final position। जैसे पार्टिकल पॉइंट आई से पॉइंट जे तक मूव किया तो कोई रास्ता लेगा, कोई पाथ लेगा, ऑफ कोर्स कहीं वैनिश तो नहीं करेगा, कोई ना कोई, चूंकि पार्टिकल एक फिजिकल रियलिटी है, वो वैनिश नहीं कर सकता, कोई ना कोई रास्ता तय करेगा, कोई ना कोई रास्ते से वो जेथ पोजिशन तक पहुंचेगा। अब जो भी रास्ता ये लेगा, जो भी रास्ता ये लेगा, वो जो डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ कर्व है, length of curve by which the particle moves from point I to point J, the particle will take some path। तो वो जो पाथ का जो लेंथ है, पाथ का जो लेंथ है, पाथ बोल दो या कर्व बोल दो, इट विल ट्रेस ए कर्व फ्रॉम I to J, ith पॉइंट से jth पॉइंट तक जाने के लिए कोई ना कोई रास्ते को फॉलो करेगा, कोई ना कोई कर्व को ट्रेस करेगा। लेंथ ऑफ दैट कर्व which is traced by the particle when it moves from this position I to position J is called distance। समझ में आ रहा है बात आपको? मतलब पार्टिकल जो ith पोजीशन से jth पोजीशन तक जाने में, पार्टिकल जो ith पोजीशन से ith और jth का कंफ्यूजिंग लग रहा है तो ऐसा करो, इसको P बोल दो, इसको Q बोल दो। जब पार्टिकल P से Q तक जा रहा है, जब पार्टिकल P से Q तक जा रहा है तो P से Q तक जाने में जो रास्ता वो लिया, उस रास्ते का जो लेंथ है, जो P और P से Q तक जाने में जो कर्व ट्रेस किया, जो जिस कर्व के अलोंग वो मूव किया, उस कर्व के लेंथ को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। हम उस कर्व के लेंथ को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। बिकॉज द लेंथ ऑफ द कर्व विच इज ट्रेस्ड बाय द पार्टिकल व्हेन इट मूव्स फ्रॉम पोजीशन P टू पोजीशन Q, लेंथ ऑफ curve traced by a particle when it moves from point P to point Q is called distance covered by particle, right, is called distance covered by particle। अब देखो ये जो डिस्टेंस है वो कर्व स्पेसिफिक है। अगर पार्टिकल मान लो यहां से कोई और कर्व ले ले, ये कर्व ले ले या ये कर्व ले ले, तो वही अब P और Q के बीच में डिस्टेंस कवर्ड अलग हो जाएगा। पार्टिकल अगर अलग अलग पाथ मान लो, पॉसिबिलिटी तो बड़े सा इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ पाथ होगा, तो डिस्टेंस जो है वो कर्व स्पेसिफिक है। कौन सा कर्व लिया है, कौन सा मतलब कौन सा तुम्हारा पाथ लिया है, उस पर डिस्टेंस डिपेंड करता है। जैसे मान लो हम यहीं से ऑटो पकड़ के इंडिया गेट जाएं यहाँ से, अब ऑटो वाला का मर्जी पे है, हम लोग तो मर्जी पे हैं भाई कि वो कौन सा रास्ता फॉलो करता है, ठीक है। आज जो रास्ता फॉलो करेगा उसके अकॉर्डिंग उसका डिस्टेंस मीटर में आएगा। कई लोग देखो नया आता है शहर में तो ऑटो वाला पैसा कमाता है, वो बहुत लंबा डिस्टेंस लेके जाता है ताकि उसको ज़्यादा पैसा मिले, क्योंकि सामने वाला समझ में तो आ नहीं रहा है, अच्छा चीज़ नहीं है ये। तो डिस्टेंस बढ़ाने के चक्कर में लोग अलग अलग लंबा रास्ता फॉलो कर लेता है कई बार। तो आजकल तो देखो गूगल मैप आ गया है तो बढ़िया हो गया है, लोग हम लोग कहते हैं कि भाई गूगल मैप से चलो, ठीक है, गूगल मैप से चलो। पहले तो रास्ता ही नहीं पता है तो भाई कैसे जाएगा। तो इधर देखो ओला और उबर वाला जो टैक्सी वाला जो कंपनी है, ये सब कंपलसरी कर रखा है कि आप गूगल मैप फॉलो कीजिए।
ताकि उसका कस्टमर चीट नहीं हो, ठीक है, नया कस्टमर चीट नहीं हो, तो ऐसे उस कंपनी का नाम खराब हो जाएगा। तो डिस्टेंस देखो ये डिपेंड करता है कि क्या मतलब रूट फॉलो कर रहे हो। यही मान लो कोई डेस्टिनेशन है तो अलग अलग रास्ते से जाएंगे तो अलग अलग डिस्टेंस हो जाएगा। अब कोई मान लो यहाँ से किसी को बॉम्बे जाना है या किसी को सपोज करो यहाँ से चंडीगढ़ जाना है, तो कोई हाईवे फॉलो करते हुए गया तो डिस्टेंस छोटा पड़ जाता है। कोई गांव तरफ से होते हुए जाएगा तो उसका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड विल बी मोर, ठीक है। अब कोई अंबानी जैसा आदमी होगा तो वो तो भाई अपना हेलीकॉप्टर निकालेगा, छत से ही उड़ जाएगा, सीधे चंडीगढ़ उतर जाए तो बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस इट ऑल डिपेंड्स कि कौन सा पाथ आप ले रहे हैं पॉइंट पी से क्यू तक ट्रेवल करने में, कौन सा पाथ ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय यू, कवर्ड बाय द पर्सन व्हेन इट मूव्स, और कवर्ड बाय द पार्टिकल व्हेन इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू, ठीक है, पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू। ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया डिस्टेंस। एक टर्म आता है डिस्प्लेसमेंट। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग डिस्टेंस क्या कवर करेंगे वो तो डिपेंड करता है कि भाई रास्ता किस हिसाब से बना हुआ है, ठीक है, रास्ता किस हिसाब से बना हुआ है, रोड किस हिसाब से बना हुआ है। मान लो कि सपोज करो कि मान लो यहाँ ए है और ये बी पॉइंट है, अब हम लोग ए पॉइंट पे है और बी पॉइंट तक जाना है, तो अब रास्ता मान लो रास्ता ऐसे जा रहा है, सपोज करो रास्ता इस तरह से जा रहा है, तो मान लो ये रास्ता है, ऐसे रास्ता है सपोज करो, तो जो रास्ता होगा गाड़ी से है बाइक से है तो वैसे ही जाएंगे ना भाई। तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ, ठीक है। तो हम लोग तो रास्ते पे डिपेंड करते हैं। अगर मान लो कोई रास्ता इस तरह से है तो ये रास्ता फॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस तो डिपेंड करता है क्या रास्ता फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास सपोज करो हम बहुत अमीर हो जाएं, हमारे पास हेलीकॉप्टर हो, हम क्या करेंगे, हम सीधे अपनी जगह से उड़ेंगे और हवाई रास्ते से सीधा यहाँ पहुँच जाएंगे। अगर बीच में कोई राष्ट्रपति भवन या पीएम आवास नहीं आता जहाँ पे अलाउ नहीं है तो हम क्या करेंगे, सीधे हम यहाँ से उड़ेंगे अपना हेलीकॉप्टर से, अभी पे पहुँच जाएंगे। तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। हेलीकॉप्टर अगर मेरे पास आ जाए तो हम कहेंगे हम जो भी ट्रेवलिंग हम करेंगे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे। बाकी अगर बाइक और कार है तो वो तो रास्ते पे डिपेंड करता है कि रास्ता किधर से गया है। आप कोई झाड़ी में से घुसाते हुए नहीं लेके जाएगा ना गाड़ी, है ना, गड्ढे में थोड़ी गिरा देगा कि नहीं हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है। वो तो भाई हवाई मार्ग से जाएगा तो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखिए आउट ऑफ ऑल डिस्टेंसेस you have a distance which is called shortest distance. Out of all distances, you have a distance called shortest distance. इस shortest distance क्या है? Shortest distance is basically straight line path. Straight line path. Straight line path लेंगे तो shortest distance आएगा. Shortest distance आएगा. तो ये जो shortest distance है, इसको हम लोग बोलते हैं displacement. इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस इज बेसिकली लेंथ ऑफ कर्व विच द बॉडी ट्रेसेस व्हाइल मूविंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो वहां लेंथ आ गया, तो लेंथ इज ऑलवेज स्केलर, लेंथ इज ऑलवेज स्केलर। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू। तो यहां पे देखो दो चीज आ रहा है, एक तो मैग्नीट्यूड तो आ ही रहा है और दूसरा डायरेक्शन भी आ रहा है। मतलब डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू। मतलब डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना वो मान लो स्ट्रेट लाइन पाथ जो फॉलो की है इसका दूरी मान लो सपोज करो 100 मीटर है। अब 100 मीटर किधर, 100 मीटर फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू। ऐसा नहीं है 100 मीटर किधर भी, 100 मीटर किधर भी मूव कर जाएंगे तो आप पी से क्यू पे नहीं पहुंचेंगे। 100 मीटर किधर ट्रेवल करना है, यू हैव टू मूव फ्रॉम पॉइंट पी टूवर्ड्स पॉइंट क्यू। पी से लेके क्यू तक जो एक लाइन है उसके अलोंग मूव करोगे 100 मीटर तो आप क्यू पे पहुंच जाओगे। तो डिस्प्लेसमेंट, व्हेन यू कम टू द वर्ड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में दोनों चीज आ रहा है, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इस डायग्राम में बात करें हम तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा
डिस्प्लेसमेंट, इट विल बी, हम लोग डेल्टा आर से डिस्प्लेसमेंट डिनोट करते हैं, इट विल बी आर जे माइनस आर आई। आर जे माइनस आर आई क्या हो जाएगा? ए वेक्टर फ्रॉम ith पोजीशन टू jth पोजीशन, ए वेक्टर फ्रॉम ith पोजीशन टू jth पोजीशन, ith पोजीशन या jth पोजीशन, ये हो गया डेल्टा आर। और इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज बेसिकली द वेक्टर फ्रॉम ith पोजीशन टू jth पोजीशन, जिसको हम लिख सकते हैं आर जे माइनस आर आई। आर जे जो है फाइनल पोजीशन का, फाइनल जो पोजीशन है उसका पोजीशन वेक्टर है, और जो इनिशियल लोकेशन है उसका पोजीशन वेक्टर आर आई हो गया। तो आप समझ रहे हो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फर्क है? डिस्टेंस बेसिकली कर्व डिपेंडेंट है, क्या पाथ लिया है उस पर डिपेंड कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कर्व डिपेंडेंट नहीं, वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है। आप बेशक जो है आप मतलब इस पाथ से जाओ, मतलब ये पाथ से जाओ या ये पाथ से जाओ, इससे जाओ, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट यही रहेगा। डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन योर फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। डिस्टेंस विल डिपेंड ऑन विच कर्व यू हैव फॉलोड, विच कर्व यू हैव फॉलोड। जस्ट सपोज करो कि कोई बंदा सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, ये रेडियस आर का है, और ये मान लो जो बंदा है वो पॉइंट पी से शुरू किया, अब पॉइंट क्यू तक गया, ये पाथ फॉलो किया, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा पाई इंटू आर, सर्कमफेरेंस का आधा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा, दैट इज 2r। तो समझ में आ रहा है आपको? डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द वेक्टर फ्रॉम पॉइंट, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो हमेशा ही या तो डिस्टेंस से छोटा होगा या डिस्टेंस के बराबर होगा। डिस्टेंस के बराबर कब हो जाएगा? जब पार्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पाथ लेगा। जब पार्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पाथ लेगा तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है और डिस्टेंस जो है वो बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर पार्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पाथ के अलावा कोई और कर्व ले लेता है तो डिस्टेंस हमेशा ही बड़ा होगा फ्रॉम द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस से हमेशा ही, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस हमेशा ही बड़ा होगा, कि जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज बेसिकली लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे समझ में आ रहा है चीज आपको? अगर कोई बंदा ये मूव किया 10 मीटर, इधर से मूव किया मान लो 5 मीटर, इधर से मूव किया मान लो 3 मीटर, ठीक है, ये पॉइंट पी से स्टार्ट किया, पॉइंट क्यू तक गया, तो डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा? 10 + 5 + 3 18 मीटर। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा इट विल सिंपली दिस। डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना वो आपका ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये 10 मीटर हो गया, ये 3 मीटर हो गया, 13 हो गया, और ये आपका 5 हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 13 स्क्वायर + 5 स्क्वायर, ठीक है, जो कि हमेशा ही 10 + 5 + 3 18 से कम होगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा ही कम होगा। ओके, समझ में आ रहा है चीज? यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट का जहां बात करेंगे वहां पे एक डायरेक्शन वाला जो फीचर वो आ ही जाएगा, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली पॉइंटिंग। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तो जो लाइन ड्रॉ किया उसके अलोंग, दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, that will be direction of displacement. It will be a vector displacement is basically vector from point P to point Q. तो हमेशा point P से point Q स्ट्रेट लाइन वेक्टर ड्रा, वेक्टर तो स्ट्रेट लाइन ही ऐसे ड्रा करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे एक डायरेक्शनल फीचर भी आ जाता है, अब मैग्नीट्यूड तो है ही। Whereas डिस्टेंस में डायरेक्शनल फीचर नहीं है, डिस्टेंस इज बेसिकली लेंथ ऑफ द कर्व विच यू हैव टेकन फ्रॉम पॉइंट P to point Q, ठीक है। और डिस्टेंस जो है वो कर्व स्पेसिफिक है, कौन से रास्ते से गए हैं उस पर डिपेंड करेगा डिस्टेंस कितना कवर किया हो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपके पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो बेसिकली स्ट्रेट लाइन पाथ जो P और Q को ज्वाइन कर रहा है उसका जो लेंथ होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहाँ होगा? पॉइंट P से पॉइंट Q तक, पॉइंट P से पॉइंट Q तक जो लाइन ड्रॉ की है उसके अलावा जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा। So I hope you understand this basic thing, distance and displacement, ठीक है। तो यहीं पे रुक जाते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा स्पीड का बात करेंगे
और फिर थोड़ा न्यूमेरिकल भी किया जाएगा। अभी तो एक डिस्टेंस डिस्प्ले कितना न्यूमेरिकल करोगे, एक ही बार करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। यू आर वाचिंग टी विद द लर्निंग। और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं जेई नीट या CBSE बोर्ड में हैं, वो सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।